हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम बात कर रहे थे यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस टॉपिक को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए, तो ये टॉपिक हमारे अभी रह जाते हैं जहाँ पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी ऑफ डिजीज यहाँ पर देखेंगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है उसके एग्जांपल देखेंगे। वैक्सीन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम एग्रीकल्चरल फील्ड को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने माइक्रो प्रोपेगेशन की बात की है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोपेगेशन में हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब आपको एक शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाना है तो आप क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनको आप लेते हैं और उन्हें आप कल्चर कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। ऐसा नहीं है कि देखो, चीज़ों को समझना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनको लिया और आपने उन्हें कहीं भी पानी में डाला या कहीं भी आपने मिट्टी में डाला और वो सेल्स ग्रो कर जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, इट मीन्स की पूरी जो प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। इट मीन्स कि वहाँ पे कल्चर मीडियम होगा तब जाकर के उसे कल्चर करा रहे होंगे। अब देखो, किसी में से ये जैसे पौध बनाते हैं तो कुछ क्या है, जो शूट टिप है, शूट टिप पे जो मेरिस्टेम्स होते हैं उनको लिया जाता है वहाँ से और उनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है। जब ग्रो करवाया जाता है तो शूट और रूट का फॉर्मेशन उन सेल से होने लगता है और वहाँ पर आपके पास एक वेल डेवलप्ड जो रूटेड प्लांट है वो आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास थाउजेंड्स में प्लांट बनते हैं और वो एक पौधे के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने क्या किया, उन प्लांट्स को लिया और आपने उन्हें अलग अलग जो मिट्टी है, मिट्टी में आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स आपको मिल गए हैं और आप उन्हें क्या कर रहे हैं, इजीली अब आप उन्हें कहीं पे जैसे रोपाई करते हैं तो आप वैसे ही प्लांट्स को लगा सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन होते हैं एक दूसरे के, यानी कि क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है यहाँ पर, तो कैसे होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इनमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये तो बात हुई माइक्रो प्रोपेगेशन की। आगे हमने बात की थी यहाँ पे मेरिस्टेम कल्चर की। तो हमने कहा मेरिस्टेम कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर ही आता है। मेरिस्टेम कल्चर क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन ही है, लेकिन मेरिस्टेम कल्चर क्यों कराया जाता है, किसी डिजीज या किसी इन्फेक्टेड प्लांट को यहाँ पे डिजीज फ्री बनाने के लिए। कैसे, हमने कहा कोई प्लांट है और उसमें क्या है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इसकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अभी भी क्या है, यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं है, वो अभी भी यहाँ पे हेल्दी हैं। हम क्या करते हैं, उन सेल्स को लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लेते हैं और जैसे हमने यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन कराया था वैसे ही हम इनको कल्चर कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में और हमारे पास एक पूरा प्लांट आ जाता है जो कि कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा या आपने कहा इन्फेक्शन फ्री होगा। तो इसीलिए हम मेरिस्टेम कल्चर कराते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में बेसिकली हम ध्यान दे रहे हैं क्वांटिटी पे, क्योंकि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा प्लांट्स चाहिए। मेरिस्टेम कल्चर में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी के बारे में, क्योंकि हमें डिजीज फ्री प्लांट चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हमें वही सेम वही वैरायटी हमें चाहिए होती है, कोई चेंज हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम मेरिस्टेम कल्चर का यहाँ पे यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट को जैसे सेल वॉल को पहले क्या किया, रिमूव किया, दो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट के सेल्स को लिया गया, उनके जो सेल वॉल है उसे रिमूव किया गया और इनका जो प्रोटोप्लास्ट था उसे यहाँ पे मिक्स कर दिया है, जिससे कि इन दोनों के जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जब यहाँ पर इसे क्या किया जाता है, उगाया जाता है, तो हम देखते हैं कि दोनों प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें आएंगे और इसका एग्जाम्पल टोमेटो हमने देखा था, यानी कि एक प्लांट है जिसपे टमाटर भी है और जिसपे क्या है, यहाँ पे आलू भी है। अब आपको, आप सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे प्लांट यहाँ पे ग्रो कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए, कल्चर ऑफ द फ्यूल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, कल्चर ऑफ फ्यूल टू प्रोटोप्लास्ट में हमने क्या बात पढ़ी थी, हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड अ हेटेरोकैरियोन। क्या है ये, हेटेरोकैरियोन। एक टर्म हमने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, एक हमने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस। देखो,
साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इन शॉर्ट आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो कैरियन शब्द है, ये कैरियन शब्द होता है आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड, आपका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, विषम जिसे हम कहते हैं। तो हमने कहा जब हम यहाँ पे फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, जब फ्यूज यानी कि अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करते हैं, हमने दो अलग अलग प्लांट लिए हैं, दोनों अलग अलग प्लांट के से हमने दो सेल्स लिए हैं जो डिफरेंट प्लांट से बिलोंग करती हैं, उनका प्रोटोप्लास्ट जो है यहाँ पर जब हमने मिक्स करा दिया है तो अब एक सिंगल सेल में अपने का दोनों के प्रोटोप्लास्ट आ गए हैं। और अब ये जो कंडीशन होगी वो कैसे होगी, हेटेरोकायरॉन होगी। हेटेरोकैरियन का मतलब होता है कि डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होगा। हेटेरोकैरियंस आर मेनली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, इनका यूज यहाँ पे टिश्यू कल्चर में कराया जाता है। व्हेन द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट आर कल्चर्ड ऑन अ suitable medium, they regenerate a cell wall and begin to divide to ultimately produce plantlet. तो हमने ये बोला है कि जब हमने प्रोटोप्लास्ट को मिक्स किया, अब ऐसा नहीं है कि इन प्लांट्स में सेल वॉल बनी नहीं रही है, जब हमने प्रोटोप्लास्ट को मिक्स किया और जब हम इसे कल्चर मीडियम में कल्चर कराते हैं तब ये खुद ही अपने सेल के चारों ओर क्या है यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे और एक नॉर्मल सेल के जैसे ही ये क्या होने लगेंगे, यहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इस हेडिंग को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखे थे कि यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में देखे थे, मेडिसिनल फील्ड में देखे थे, दोनों फील्ड आपने कवर कर लिए हैं। हमने बात की थी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपने कहा एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene. ठीक है, animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra or foreign gene. Transgenic rat, rabbit, pig, sheep, cows, and fishes have been produced. Although 90% of all existing transgenic animals are mice. क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स? आपने चैप्टर पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि ट्रांसजेनिक जो शब्द है उसका मतलब होता क्या है। एक बार आप लोग सोचिए, पढ़िए, क्या आपको बता रहा था, एक सिंपल सी सेंटेंस में आपको समझाया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। देखो प्रीवियस चैप्टर में जो चीज हमने पढ़ी थी वही इसमें बोला गया है। सिंपल सी, कोई एनिमल है, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है या उसका जो डीएनए है उसमें हम एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फॉरेन जीन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उसके अलग अलग पर्पजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपने का जो डिफेक्टेड जीन है उसे रिप्लेस करने के लिए, या आपने का कुछ ऐसी जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं उनकी बॉडी में, और ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या क्या आते हैं, रैट आते हैं, रैबिट हैं, पिग है, यहाँ पे शीप है, काव है, फिशेस हैं, ये सारे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। और मैक्सिमम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, माइस होते हैं। क्या यूज होते हैं यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? आपने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन कैसे रेगुलेट करते हैं उसकी जो स्टडी यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो उन्हें कैसे अफेक्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ ग्रोथ सच एज द इंसुलिन लिंक ग्रोथ फैक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे स्टडी करने में ये कैसे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आगे आते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो यहाँ पे डिजीज की स्टडी करने में भी हेल्प होते हैं। आपने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल्स सर्व एज अ मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। आपने कहा कि यहाँ पर इन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कैंसर है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है यहाँ पर, ठीक है, जैसे अल्जाइमर्स है। तो यहाँ पर इन डिजीज के लिए क्या किया जाता है, इनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आपने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस अ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट टू ट्रीट मैनी डिजीज लाइक अ
एम्फिज्मा, फिनाइलकेटोन्यूरिया, पीकेयू जिसे हम कहते हैं, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज में लाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन प्रोटीन। एक ह्यूमन प्रोटीन है A1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट अ एम्फिज्मा। आपने कहा एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है A1 एंटीट्रिप्सिन। इसका यूज किया जाता है एम्फिज्मा के ट्रीटमेंट में। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड अ ह्यूमन प्रोटीन। यहाँ पर एक काउ थे, उसने क्या किया? ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस किया है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि उसकी जेनेटिक मटेरियल में क्या किया गया था? जीन इंट्रोड्यूस कराए गए थे। एनरिच्ड मिल्क 2-4 ग्राम पर लीटर। आपने कहा देखो क्या हुआ है, समझो चीज को। ये एक ह्यूमन प्रोटीन है, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका यूज एम्फिज्मा को ट्रीट करने में किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एम्फिज्मा होता क्या है, एक बार आप लोग सर्च करेंगे क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। अब आपने कहा कि मनुष्य में एम्फिज्मा के ट्रीटमेंट के लिए इस प्रोटीन का यूज यहाँ पर किया जाता है। 1997 की बात है। एक ट्रांसजेनिक काउ, यानी कि एक ऐसी काउ जिसके जेनेटिक मटेरियल में एक फॉरेन जो जीन है उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है, और रोजी जिसका नाम है। अब वो क्या करती है? यहाँ पे एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करती है? अपने मिल्क में। आपने कहा रोजी प्रोड्यूस्ड प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2-4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टोबेमिन। ठीक है, तो एक प्रोटीन यहाँ पे क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। द मिल्क वॉज नरिशली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन अ नेचुरल काउ मिल्क। अब यहाँ पर क्या होता है? आपने कहा कि जो नेचुरल काउ मिल्क होता है, एक बेनिफिट यहाँ पर क्या मिला है? द मिल्क वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट। ये और अच्छा प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज देन अ नेचुरल काउ मिल्क। अगर हम एक नेचुरल काउ मिल्क को लें और अगर इस काउ के मिल्क को लें, तो हमने कहा कि ये जो मिल्क है काउ का, किसका? रोजी का, जो एक ट्रांसजेनिक काउ है, उसका जो मिल्क है वो ज्यादा न्यूट्रिटिव है। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में क्या होता है? ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन एज दे आर फाउंड टू बी रिलायबल। तो आपने देखा होगा जो भी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं किए जाते हैं, ट्रायल जो होते हैं, जैसे मेडिसिन जो होती है, मेडिसिनल फील्ड में जो भी यहाँ पर आपने कहा जो खोज होती है, जो डिस्कवरी होती है, या जो नई मेडिसिन आती है, तो इनकी जो टेस्टिंग है, इनके जो ट्रायल्स हैं, पहले एनिमल्स पे लिए जाते हैं। माइस नॉर्मली यहाँ पर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे केमिकल टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग आपने कहा यूज फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। सेम वही है कि जो मेडिसिन है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किस पर्पस के लिए वो मेडिसिन बनाई गई है, वो पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं या कोई साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज फॉर अ टेस्टिंग एज अ कैरिंग जीन्स दैट मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन अ नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बेसिकली यही है कि जो भी यहाँ पर क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके लिए यूज किए जाते हैं टू ऑब्टेन अ रिजल्ट इन लेस टाइम। कम टाइम में हमें जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल सके। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास उनके यूजेस आते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। अब ये सारे यूजेस को देख करके कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि इन पे तो टॉर्चर किया जाता है इन एनिमल्स पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एथिकल इश्यूज जो है वो भी एक टॉपिक आता है। ठीक है, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में यहाँ पर कुछ जो रूल्स होते हैं, कुछ जो आपने कहा कि नियम यहाँ पे बनाए जाते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एक कमिटी बनाई गई है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इट विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ genetically modified research and the safety of introducing a genetically modified organism for public services। देखो इस वाली लाइन को आपने पढ़ना है। आपने कहा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है? इट विल मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च। आपने कहा जो भी यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च होती है प्लांट एनिमल पे, and the safety of introducing genetically modified organism और public services। आपने कहा कि यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं,
ठीक है, उसे सब कौन देखते हैं? ये कमेटी देखती है। तो यहाँ पर जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी टेस्टिंग हो रही है, उसको अप्रूव करना पड़ता है जीईएसी से, और जीईएसी तभी अप्रूवल देगी जब वो देखती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या है, कम्प्लीटली सेफ है। ठीक है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग है, उनके लिए यहाँ पे क्या है, ये सेफ है। यहाँ पे बायोपिरेसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप एथिकल जो इश्यूज हैं एक बार रीड कर लेंगे, आपकी बुक में भी एक पैराग्राफ दिया गया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस यही देखना है कि यहाँ पर जीईएसी क्या होती है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, क्या काम इसके होते हैं। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज जो है वो एक हेडिंग आपके पास आती है, वो आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बायोपिरेसी। समझते हैं बायोपिरेसी का मतलब क्या होता है। इट रेफर to the use of a bioresources by a multinational companies and other organizations without a proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। देखो क्या होता है, कोई भी जो कंट्री है, किसी भी देश की जो संपत्ति है, ठीक है, वो जैविक संपत्ति हो सकती है, जैसे कि कोई प्लांट्स है, ठीक है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, या कोई एनिमल है उसकी कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, अगर बिना परमिशन के, बिना उस कंट्री के परमिशन के, या फिर आपने का जो प्रॉफिट है बिना प्रॉफिट के बंटवारे के अगर उसका यूज कर लेती हैं, इसे हम बायोपिरेसी कहते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, आपकी कोई चीज है, ठीक है, अब कोई आपकी चीज को यूज कर रहा है आपसे परमिशन लिए बिना, ठीक है, या फिर आपको उस चीज के बदले कोई प्रॉफिट दिए बिना, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बायोपिरेसी कहते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड amendment of the Indian Pension Bill that takes such issues into the consideration, including the patent terms, emergency provisions and a research and development initiative। तो यहाँ पर क्या होता है, पेटेंट लिए जाते हैं किसी चीज के। पेटेंट का मतलब होता है जब पेटेंट लिया जाता है तो अब उस चीज पे सिर्फ आपका ही अधिकार होता है, कोई आपके बिना अनुमति के उस चीज का यूज नहीं कर सकता है। बायोपिरेसी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड for basmati rice and traditional herbal medicine such as neem and turmeric। जैसे कि देखो आपने का जो बायोपिरेसी अटेम्प्ट्स है वो किस किस पे हो रखे हैं। आपने का जैसे बायोपिरेसी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर बासमती राइस, ठीक है, ट्रेडिशनल जो हर्बल्स होती हैं जैसे कि आपने का नीम और जो टर्मरिक है, इन पे बायोपिरेसी हो चुके हैं, यानी कि बिना जो कंट्री के जो परमिशन के इन्हें यूज किया जा रहा है और बड़े स्केल पे यूज किया जा रहा है, यानी कि जो व्यावसायिक रूप में इनका यूज किया जाता है। जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को भी शेयर नहीं किया जाता है, तो इसे बायोपिरेसी कहते हैं। बायोपिरेसी से बचने के लिए पेटेंट यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, आगे अपने का बायोपिरेसी और बासमती। बासमती की जो बायोपिरेसी अपने का राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन। हम ये जानते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है वो राइस है, चावल है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमेंट फ्लेवर। आपने कहा यहाँ पर क्या आता है, जो बासमती चावल है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आपने फील की होगी। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। आपने कहा कि यहाँ पर जो राइस है, राइस की जो वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी इंडिया में है। 27 डॉक्यूमेंट्स वेराइटीज ऑफ बासमतीज आर ग्रोन इन इंडिया, और यहाँ पर बहुत सारी जो वैरायटी है वो इंडिया में ग्रो की जाती है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट अ पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड अ ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यहाँ पर 1997 में अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर जो बासमती राइस है उस पर पेटेंट यहाँ पे ले लिया। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली में ये जो बासमती राइस है ये कहाँ से डिराइव करती है, कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से बिलोंग करती है, फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद अ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, आपको सिंपल सी ये चीज बताई गई है कि जो बासमती राइस है, बासमती जो चावल है वो इंडिया में होते हैं, बहुत सारी वैरायटी इनकी होती है। 1997 में अमेरिकन कंट्री ने इस पे पेटेंट ले लिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से उस वैरायटी को लेके गए और उसे क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, राइस की एक वैरायटी से क्रॉस किया, और जो नई वैरायटी आई है उसे इन्होंने क्या, उससे एक पेटेंट यहाँ पर ले दिया। जबकि एक्चुअली में
वो जो वैरायटी थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, आपने कहा इंडिया से बिलोंग करती थी। तो अब हो क्या गया, उन्होंने पेटेंट ले लिया है, अब वो उनकी वैरायटी है। उन्होंने यहाँ पे किया क्या है, बायोपिरेसी की है, बिना परमिशन के यहाँ की जो वैरायटी है उसे अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवाए हैं, इसे हम यहाँ पे कहते हैं बायोपिरेसी। तो इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर के हैं वो कंप्लीट होते हैं। कुछ टॉपिक यहाँ पे रह जाते हैं जिनमें आपको डिफ़िकल्टी है या जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।